सबसे पहले 41 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको एक असर्शन माने अभिकथन और दूसरा रीजन माने लॉजिक दिया गया है, आपको तर्क दिया गया है। पहले अभिकथन अगर हम देखें तो कहा गया है कि विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है। अगर ये लाइन अगर देखिए कहाँ की है ये लाइन, तो आप ईशावास्य उपनिषद देखेंगे, ईशावास्य उपनिषद, उसमें 11वां मंत्र जब आप देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो वयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अविद्या से मृत्यु को पार करके, मृत्युम तीर्थवा माने पार करना, मृत्यु पार करके, विद्याम अमृतम मश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है कि विद्या से अमृतव प्राप्त होता है। अमृत माने अमर जो कर दे। ठीक है, तो अमृतों की प्राप्ति होती है। ये यस राइट है या नहीं है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमें ये रीजन मिल गया कि ये कहां से है। ईशावास्य उपनिषद का 11वां मंत्र आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है। ए बिल्कुल राइट है। तो अब आप नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको चूज करना है। तो अब दोस्तों अपनी कॉमन सेंस लगाइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं हो सकता। हमें पता है कि इसमें से हमारा जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ए गलत है, जहां पर मतलब ए हमेशा सही रहेगा। ए गलत है, ये वाला ऑप्शन हमारा कभी नहीं हो सकता, माने एक ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। कहते रीजन, तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो क्या तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है? तत्व ज्ञान माने मूल तत्व का जब आपको ज्ञान हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये बातें भी कही जाती है, परंतु क्या ये बात वहीं ईशावास्य उपनिषद में कही गई है? नहीं, ये बात आपको मिलेगी दर्शनों में। तो दर्शनों में जैसे आप देखें वेदांत दर्शन, वहां पर 16 तत्व बताए हैं। कहते 16 तत्व का ज्ञान हो गया आपको तो आपको मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, अपवर्ग हो जाएगा। ऐसे ही सांख्य दर्शन कहता है, योग दर्शन कहता है कि आप तत्वों को जो है जान लीजिए, अच्छे से तत्व ज्ञान कर लीजिए तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। माने ये जो है ईशावास्य उपनिषद का नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि विद्या से अमृतत्व मिलता है, दूसरी जगह कहा गया कि तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है। माने दोनों ही बातें जो है सही जरूर हैं, परंतु एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही, अच्छे से व्याख्या नहीं है, एक दूसरे का रीजन अच्छे से नहीं है। इट मीन्स दोनों बातें सही हैं आपकी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है, जो दूसरी बात है, वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। तो आपका दूसरा ऑप्शन और व्याख्या बिल्कुल सही नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग बातें हैं, सत्य जरूर है परंतु दोनों बातें अलग अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। तो 41 का हुआ हमारा दूसरा ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है। यहां पर भी असर्शन रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। यहां कहा गया है कि योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य है। तो हमें पता है दोस्तों योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य बताया गया है। हठ प्रदीपिका देख सकते हैं, आप गेरंड संहिता देख सकते हैं, हर जगह योगाभ्यास के लिए मिताहार को एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि बिना मिताहार के योगाभ्यास संभव ही नहीं है। अगर मिताहार नहीं करोगे तो अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, ये हमें पता है। अब रीजन क्या दिया गया, इसकी तर्क की व्याख्या की गई है कि मधुर तथा स्निग्ध भोजन करना एवं 1/4 पेट को खाली रखना मिताहार है। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे कि दोनों बातें पूरी रूप से सत्य हैं, तो माने एक भी इनमें से गलत नहीं हो सकता। तो जो भी जहां पर भी गलत बताया गया, जैसे यहाँ ए गलत कहा गया तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पर आर को गलत कहा गया है तो ये आर गलत वाला ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन अपने पास कितने बचे? 50-50 बचे। हमारे पास केवल 2 ऑप्शन रहे हैं, ऑप्शन 1 और 2। इनमें से अब कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों तो सही है, ए और आर दोनों सही है, ये तो सत्य है, परंतु क्या व्याख्या सही है या नहीं है। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पर ए में मिताहार शब्द आया और दूसरी बार में मिताहार की ही विशेषताएं बताई गई है। माने मिताहार की बात पहले कही गई, उसी को आगे कंटिन्यू रखा गया है मिताहार की बात को। तो दोनों बातें सत्य है। ये बातें अगर आप देखेंगे तो आप हठ प्रदीपिका में देख सकते हैं मिताहार की परिभाषा, सुस्निग्धम मधुर आहारज चतुर्थांश विवर्जित है भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। ये परिभाषा दी गई है मिताहार की, जो कि ये पूरी तरह से सटीक है और दोनों की व्याख्या भी पूरी तरह से सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या सही है। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न। असर्शन एंड रीजनिंग 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें पहले कहा गया है अशुद्ध नाड़ियां उन्मनी भाव की अवस्था में व्यवधान है। उन्मनी भाव क्या है?
हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना की उच्चतम जो स्थिति होती है उसे उन्मनी भाव अथवा मनोमनी भाव कहा जाता है। कहते हैं वो भाव अशुद्ध नाड़ियां के कारण बाधित रहता है। हाँ बिल्कुल, अशुद्ध नाड़ियां रहेंगी तब तक आप हायर कॉन्शियसनेस में नहीं जा पाएंगे। आपके नाड़ियों में जो कहते हैं कफ आदि रहता है, कहते हैं उसके कारण आप जो है हायर स्टेट को फील नहीं कर पाते। व्यवधान है, ये लाइन जो है बिल्कुल सत्य कही गई है। नेक्स्ट लाइन कही गई है, व्याख्या जो है कहते प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल, ये कहा जाता है कि प्राणायाम से पहले कहते नाड़ी शुद्धि कर लेना चाहिए। तो दोनों की दोनों बातें दोस्तों सही जरूर है, परंतु क्या व्याख्या सही है? व्याख्या सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अशुद्ध नाड़ियां उन्मनी भाव के लिए व्यवधान है, परंतु प्राणायाम के विषय में अलग से बात आई कि प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन करना अनिवार्य है। दोनों बातें, व्याख्या सही नहीं है, बातें सत्य है परंतु व्याख्या जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो व्याख्या सही नहीं है परंतु ए और आर जो है बिल्कुल सही है, दोनों सही है। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर 2 है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस बात को दोस्तों थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर माइनर सा डिफरेंस होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी इन सवालों को अच्छे से कर पाते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन प्रश्नों से ज्यादा आसान पूरे आपके पेपर में कोई भी आसान प्रश्न नहीं होता। ये सबसे आसान प्रश्न होते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट जो है पिन पॉइंटेड क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम आगे। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है अभिकथन, पीलिया में त्वचा श्लेष्मल झिल्ली का रंग बिगड़कर पीला हो जाता है। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको इतना समझना है कि पीलिया जब रोग होता है तो आपकी त्वचा को रंग जो है कैसा हो जाता है? येलोइश हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बातें सत्य है, उसे येलो कलर का दिखाई देता है दिखने में। उसकी स्किन, उसके नाखूनों का कलर, उसकी आईज का कलर जो है येलोइश हो जाता है पीलिया में। ये बात बिल्कुल राइट है। ओके, डन है, ये राइट है। आर को देखें तो पीलिया रोग सीरम बिलीरुबिन स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है। बिलीरुबिन क्या होता है? बाइल जूस, जो कि लीवर जो होता है हमारा सीक्रेट करता है, उसको ज्यादा करने लग जाता है तो पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे शरीर का रंग जो होता है येलोइश हो जाता है, क्योंकि जो बिलीरुबिन होता है उसका रंग ही भी येलो होता है। तो वो ज्यादा बढ़ेगा शरीर में तो रंग जो होता है हमारा येलोइश हो जाएगा। जैसे हमारे किसी के शरीर में सपोज ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसके गालें लाल लाल दिखाई देती है, हथेली लाल लाल दिखाई देती है। ऐसे ही अगर बिलीरुबिन अगर बढ़ गया सीरम में तो उसके शरीर का जो रंग है येलोइश दिखाई देगा। तो कहते हैं इस कारण से पीलिया होता है। ये व्याख्या भी बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी दोनों की बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, दोनों की दोनों लाइनें सही है और व्याख्या भी सही है, इसमें कुछ भी समझाने के लिए एक्स्ट्रा नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी के साथ में 45 नंबर प्रश्न। कहा गया है कि मनोविज्ञान में अवलोकन विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है। हाँ, व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है वो एक अच्छी विधि मानी जाती है। माने एक प्रसिद्ध है एक विधि, किसके लिए? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए, व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए। और दूसरा कहा गया है, ए सही है आपका। आर की अगर बात करें तो अवलोकन में माने ऑब्जर्वेशन में किसी व्यक्ति की व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। माने वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में वो कैसे कैसे व्यवहार करता है, क्या बिहेव है उसका, उसका जो है अध्ययन किया जाता है। तो माने आर भी सही है। तो पहले में क्या कहा गया? व्यक्तित्व मूल्यांकन, और व्यक्तित्व मूल्यांकन के जो है अवलोकन विधि बेस्ट मानी गई है। और इसी अवलोकन विधि को आगे एक्सप्लेन कर दिया कि अवलोकन विधि ऐसे ऐसे होती है, जीवन के परिस्थितियां जो होती है रियल में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है इसमें। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। पहले अवलोकन विधि वर्ड आया, उसको एक्सप्लेन कर दिया नेक्स्ट लाइन में, है ना। तो माने व्याख्या उसी की जा रही है जिसकी पहले बात की गई थी। तो ए और आर दोनों ही सत्य हैं और दोनों की व्याख्या भी जो है, आर जो है ए की व्याख्या सही है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न में अभिकथन दिया गया है कि सात्विक आहार जो है योगाभ्यासी के लिए उपयोगी है। बिल्कुल, योगाभ्यास में आगे बढ़ने के लिए हमें सात्विक आहार करना चाहिए। कहा भी जाता है कि जो मांस मदिरा आदि है ये तमोगुण को बढ़ाते हैं, तो जिससे कि साधक जो है आगे प्रवृत्ति नहीं कर पाता। सात्विक जो होता है लघु और प्रकाशक होता है, मतलब ज्ञान प्रदान करने वाला, और लघु होता है आहार पचने में भी। तो वो आहार जो है योगाभ्यास काल में सबसे उत्तम बताया जाता है। ए बिल्कुल राइट है। दूसरा अगर देखें तो योगाभ्यासी को अम्लीय, लवणीय,
बासी और अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु क्या ये व्याख्या सही है? पहले तो हम इसमें क्या करेंगे कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते वो छांट लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो ज्यादा, है ना? तो गलत तो इनमें से कोई भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ए गलत, जहां पर वो आर गलत है वो वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। मानिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, दोनों सही सही वाले। तो व्याख्या देखनी है कि आपको व्याख्या सही है या नहीं है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही है। क्या व्याख्या सही है? ऊपर सात्विक आहार का वर्णन किया गया था, ध्यान देंगे, सात्विक आहार का वर्णन किया गया। क्या नीचे भी व्याख्या उसी की है या नहीं है? नीचे अगर व्याख्या देखें तो उसकी उल्टी बात कही गई है, माने व्याख्या जो है राजसिक भोजन की गई है। यहाँ पर ये राजसिक भोजन के गुण है ना, कहते राजसिक भोजन नहीं करना, हालांकि नहीं के रूप में प्रयोग किया है, परंतु व्याख्या राजसिक के बारे में कर दी। अगर ये कहते कि सात्विक आहार करना चाहिए, सेवनीय बताते तब व्याख्या सही होती, परंतु यहाँ पर सेवनीय नहीं बताया गया, तो ये जो है कहते भोजन नहीं करनी चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ऐसा होता तो व्याख्या सही होती, परंतु नहीं करना चाहिए ये कहा है। लाइन बिल्कुल सही है, सेंस बिल्कुल सही दे रहा है, बट व्याख्या जो है हमारी बिल्कुल भी इस प्रश्न की सही नहीं है। तो इस कारण से ए और आर दोनों हमारी बातें सही है, परंतु इसकी व्याख्या अगर हम ध्यान से देखें तो व्याख्या जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। इस प्रश्न को दोस्तों समझना है, अगर आप हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको कभी भी कोई इन प्रश्नों में दिक्कत नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है, दोनों बातें सत्य हैं, परंतु दोनों व्याख्या जो है आर ए की सही नहीं है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 47 नंबर प्रश्न अगर देखें तो कहा गया है नौकासन मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, मोटापे के लिए लाभदायक है। बिल्कुल आप सभी को पता है विद्यार्थियों कि नौकासन जो है मोटापे के लिए लाभदायक है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो होता है पेट पर सबसे ज्यादा दबाव आता है और पेट की जो चर्बी होती है वो बर्न होती है, ठीक है, ये हमें पता है, देखो कॉमन सेंस है हमारी पहले से ही। तो आर क्या कहा गया, यहाँ पर तर्क दिया गया है, नौकासन से पेट दबता है, बिल्कुल दबता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, हाँ जी बढ़ती है, और पेट की वसा कम करने में सहायक होता है ये, है ना, ये आसन बिल्कुल। अगर आप खुद प्रैक्टिकल करिएगा कि नौकासन करेंगे तो क्या पेट दबता है? हाँ जी बिल्कुल दबता है, मतलब प्रेशर आ जाता है पेट पर, है ना। पाचन शक्ति बढ़ती है, हाँ बिल्कुल बढ़ती है। किसी का डाइजेशन अगर वीक है, किसी का भी, या अपना आपका प्रैक्टिकल करेंगे, अगर डाइजेशन का भी वीक है तो 5 से 7 राउंड आप नौकासन के कर लेंगे तो अगले दिन देखिएगा कितना अच्छे से फ्रेश होते हैं, आपको भूख कितनी अच्छे से लगती है ना। 2 से 3 दिन में इतना असर पड़ेगा केवल नौकासन से, है ना। और पेट की वसा तो कम करते ही करते हैं, माने व्याख्या भी इसकी जो दूसरी लाइन है ये भी सत्य है। तो दोनों जगह पर नौकासन का ही वर्णन किया गया, पहले भी और फिर भी दूसरे में भी नौकासन के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल रही है आपको, तो माने दोनों बातें सत्य है। और नौकासन जो है इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है, माने नौकासन मोटे व्यक्ति के लिए लाभदायक है, डाइजेशन ठीक करता है, पेट दबाता है और वसा कम करता है। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि व्याख्या जो है पूर्ण रूप से आपकी सही है, माने ऑप्शन नंबर यहाँ 2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर कि व्याख्या वाला प्रश्न कौन सा है, कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो 2 नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों अगर आपको ध्यान रखनी है तो कई बार जो है ना आपकी ये जो लाइन है 2 नंबर ऑप्शन है सही व्याख्या है, ये वाली लाइन आपको 1 नंबर पर यहां लिखी हुई मिलती है, तो आप अचानक ही हर प्रश्न का उत्तर है ना एक एक करते जाते हैं अगर व्याख्या सही लगती है। तो इन नीचे वालों को भी देखना है आपको कि कौन सी जगह सही कहा गया है, कौन सी जगह गलत कहा गया है। जैसे यहाँ पर ये जो व्याख्या इससे पहले हमें कहा मिल रही थी, सही वाली ये जो ऑप्शन था, ये जो मिल रहा था 1 नंबर पर मिल रहा था। अगर एग्जाम में बैठे तो आप जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ ना कर दें, इस चीज को भी आपको पढ़ना है कि ये व्याख्या का जो ऑप्शन है वो सही या गलत कहाँ किस नंबर पर है, उसी को क्लिक करें, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये 2 नंबर पर आई है चीज। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है प्रसंस्कृत मांस के सेवन से कैंसर होता है। अब प्रसंस्कृत मांस क्या होता है नहीं पता हमें, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी दे दी, प्रसंस्कृत मांस, कोलोरेक्टल कैंसर, है ना, ये क्या है नहीं पता हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, जब आप एग्जाम में जाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलते हैं, आप राइट साइड में यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश अथवा हिंदी, यहाँ लिखा हुआ मिलता है इंग्लिश अथवा हिंदी। तो आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर आपको समझ नहीं है हिंदी की बात तो इंग्लिश में चले जाइए, और इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश की बात समझ में नहीं आती तो आप हिंदी में चले जाइए। तो उस तरह से आपका जो है बिल्कुल क्लियरिटी आ जाती है। तो प्रसंस्कृत मास है, अब नहीं पता, जैसे विद्यार्थियों को इतनी हिंदी क्लिष्ट जो है नहीं पता होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं इस प्रश्न को जो है सारा का सारा आपका इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये रहा आपका इंग्लिश में प्रश्न, कहा गया है प्रोसेस्ड मीट इज ए कार्सिनोजेनिक,
कहते जो मीट होता है जिसको प्रोसेस किया जाता है, माने जो जैसे आप KFC वगैरह में देखा होगा या लंबे टाइम तक तो मीट जो है बचाया जाता है, कहता है ये जो मीट जो होता है कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर को पैदा करने वाला होता है। ये बात सत्य है, मांस से हमेशा ही कैंसर होता है, ये बात सत्य है मित्रों, बिल्कुल है ना। ओके, ये राइट है, ए आपका राइट मिलेगा। तो जहां पर आपका रॉन्ग बताया गया है ए को, वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए को फॉल्स बताया गया है, ये नहीं होगा। आगे कहा है, कहते एविडेंसेस from scientific studies shows direct association between eating processed meat and developing colorectal cancer। कहते ये बताया गया है कि आपका जो मांस खाने से, कौन से वाला, प्रसंस्कृत जिसको कहा गया प्रोसेस्ड मीट खाने से आपके अंदर जो कोलोरेक्टल, रेक्टम के अंदर है ना, माने कोलो आंत और रेक्टल मतलब रेक्टम मतलब बड़ी आंत का कहता कैंसर बनता है। ये एविडेंस आए हैं साइंटिफिक स्टडी से। क्या ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है। तो ऊपर बात किसकी कही गई? प्रोसेस्ड मीट की। नीचे भी बात किसकी कही जा रही है? प्रोसेस्ड मीट की बात कही गई है, इसी को एक्सप्लेन किया है। तो क्या ये व्याख्या सही है दोस्तों? हाँ बिल्कुल राइट एक्सप्लेनेशन है। तो राइट एक्सप्लेनेशन वाला कहाँ है? ए एंड आर बोथ ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसी को फिर से आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा एक हुआ। इसी को हिंदी में देखते हैं। हिंदी वाले ऑप्शन में हम फिर से आ गए हैं। आपको देखा था कि प्रसंस्कृत मांस के सेवन से कैंसर होता है, बिल्कुल सही था। और वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि प्रसंस्कृत मांस के सेवन से कोलोरेक्टल कैंसर होने के बीच में सीधा संबंध है, डायरेक्टली रिलेशन है, बिल्कुल। तो व्याख्या जो है सही है। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर एक जो है कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या भी सही है। 48 नंबर ऑप्शन आपका 1 नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ कहा गया है 49 नंबर प्रश्न में, ध्यान तनाव जनित माइग्रेन दूर करने में सहायक होता है। तो मेडिटेशन से जो तनाव जो होता है, आपका स्ट्रेस जो होता है, कहता उससे जो माइग्रेन माने आधे सिर का दर्द जिसको हम बोलते हैं, सिर में दर्द, माइग्रेन जो है सिर से संबंधित बीमारी है दर्द से, तो कहते उसको दूर करने में सहायक होता है। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, ये बात सत्य है। क्योंकि ध्यान के अभ्यास से कोर्टिसोल के स्त्राव में कमी आती है। कोर्टिसोल का स्त्राव कम होना, पीछे वाले पार्ट में हमने प्रश्न किया था जिसमें कहा गया था कि बीपी कम किसके कारण होता है? कोर्टिसोल के कमी से बीपी भी कम हो जाता है आपका। अगर ज्यादा होगा कोर्टिसोल तो क्या होगा? बीपी हाई हो जाएगा। कोर्टिसोल में कमी आएगी तो माने बीपी कम होगा, माने मन जो है शांत हो जाएगा और इससे तनाव जनित माइग्रेन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर भी जो है आपकी माइग्रेन की बात की जा रही है, नीचे भी माइग्रेन दूर करने की बात की जा रही है। तो क्या ये व्याख्या सही है? ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो एक नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन उत्तर जो है आपका हो जाएगा। इस चीज को आप नोट करेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों व्याख्या भी सही है और अपने आप में कथन भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अभिकथन ए, समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है। ये आपका जो समुदाय है ना, कम्युनिटी जो है, कहते हैं वो आपको शिक्षा प्रदान करती है, मतलब एक तरह से शिक्षण का साधन है, आपको सिखाता है कुछ ना कुछ। ये बात सत्य है ना। हम जीवन में सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। आपने बचपन में कपड़े पहनना सीखा, क्यों सीखा? क्योंकि आपको शेम फील होती थी, हमें शेम फील होती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते थे, शेम होता था, है ना। तो वो कहते थे बेटा कपड़े पहनने चाहिए, बाहर जाओ अंदर जाओ कपड़े पहनने चाहिए। तो ये किसने सिखाया? हमारे समुदाय ने हमें सिखाया है। ऐसी अनेक, भोजन कैसे करना है, नहाना चाहिए दिन प्रतिदिन, शौचालय जाना चाहिए, कैसे स्थान पर शौच जाना है ना, ये सारी चीजें हमें विद्यालय में नहीं सिखाई गई। ये सारी चीजें हमें घर पर हमारे आसपास के माहौल से हमें सीखने को मिल जाता है कि किसके सामने कैसा व्यवहार करना है। तो समुदाय जो होता है, कम्युनिटी जो होती है हमारी, एक शिक्षण का साधन है। ए बिल्कुल राइट है। दूसरी बात अगर देखें, आर, छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अवलोकन करवाकर जीवंत तरीके से अनेक तथ्यों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। तो कहते हैं इसी अगर बात को हम माने कि समुदाय से हम सीखते हैं, शिक्षण का साधन है, तो कहते हैं सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अवलोकन करवाइए, उनको ऑब्जर्व करवाइए। समुदाय के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, कहते हैं उनको ऑब्जर्व करने हैं बच्चों के लिए, बच्चों को ऑब्जर्व करवाए जाए। तो इस तरीके से बच्चे जो है उन तथ्यों को जानकर के ज्यादा शिक्षित होंगे, मतलब तथ्यों के बारे में जानकर के शिक्षा ज्यादा मिलेगी। कितना इज इट पॉसिबल? यस बिल्कुल, क्योंकि समुदाय से तो हम ज्यादा सीखते हैं और समुदाय की योजनाओं के बारे में अगर हम बच्चों को बताएंगे तो उनसे जो है शिक्षित किया जा सकता है बच्चों को। मतलब आर भी जो है आपकी लाइन बिल्कुल सही है ना। तो आर जो है कम्युनिटी से हमें शिक्षा
मिलती है। और इसके अनेक तरीके जो है अगर हम बताएंगे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा जो है इजीली उनको सीख पाएगा। तो आर जो है क्या वो सही है। पहली बात में आपको क्या बात की गई, कहते हैं समुदाय के शिक्षण के साधन के रूप में, ठीक है। और आगे क्या कहा है, समुदाय की ही बात फिर चल रही है, शिक्षण की बात फिर चल रही है, कहते शिक्षा दी जा सकती है समुदाय से। हाँ, तो मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और व्याख्या भी दोनों की बिल्कुल राइट है। ए और आर की जो दो व्याख्या है वो भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अपना ऑप्शन जो है वन बिल्कुल राइट हुआ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।